गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू स्पेशल एजुकेशन क्लासेस। तो आज से हम जो है अपनी क्लासेस रिज्यूम करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने जो है यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम देखेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या क्या है, आज उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस। पेपर 1 में क्या क्या है? पेपर 1 में 5 यूनिट्स हैं। देयर आर 5 यूनिट्स और हमने जो है 5 में से 2 यूनिट्स कर ली है। आज हम 3rd यूनिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं 3rd यूनिट में जो है क्या क्या टॉपिक्स हैं। 3rd यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है, यूनिट 3 का नाम है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट। मतलब कि शिक्षा में जो है हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को, और उनको मैनेज कैसे किया जा सकता है, रोकथाम या मैनेज कैसे कर सकते हैं। 3.1 टॉपिक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में जानना। सेकंड है एसएलडी। एसएलडी की फुल फॉर्म क्या है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये कितने टाइप की होती है? ये 7 टाइप्स की होती है। अभी हम आगे इनके बारे में देखेंगे। थर्ड टॉपिक विल बी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो है कहते हैं एएसडी। ये क्या होता है? इसके अंदर बच्चा अपनी एक्टिविटीज में या अपने आप में ही इन्वॉल्व रहता है, और वो जो है इन्वॉल्व इन हिमसेल्फ, अपने आप में ही एंगेज रहता है, प्लस अवॉइड्स एनी आई कॉन्टैक्ट। वो आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड करता है कि किसी तरह आई कॉन्टैक्ट ना होए। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बारे में जानना। फिफ्थ टॉपिक है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में जानना, और वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी आज हम नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? इंटेलेक्ट से आप क्या समझते हैं? इंटेलेक्ट मतलब हमारी सोचने समझने की शक्ति, मतलब बुद्धि। क्या होती है? बुद्धि। इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि। इंटेलेक्ट से हम अपनी बुद्धि से क्या क्या एक्टिविटीज कर पाते हैं? हम लोग जो एक्टिविटीज कर पाते हैं बुद्धि की मदद से, उन्हें बोलते हैं कॉग्निटिव स्किल्स। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव स्किल्स, जो कि कनेक्टेड रहती है हमारी बुद्धि से। ये क्या क्या स्किल्स होती है? ये होती है लिसनिंग, लिसनिंग अटेंटिवली, ध्यान से सुनना। ठीक है, समझना, अंडरस्टैंडिंग, आंसरिंग जवाब देना, रीजनिंग तर्क वितर्क। ठीक है, और क्या होता है? डिबेटिंग, मतलब कि अपनी बात कहना और मतलब अपना पक्ष रखना और दूसरे का ही पक्ष जो है सुनना। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये एक्टिविटीज आती है कॉग्निटिव स्किल्स में, और कॉग्निटिव स्किल्स किससे रिलेटेड होती है? हमारे इंटेलेक्ट से, बुद्धि से। ठीक है, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी होती है कमी। तो आप समझ गए होंगे, कुछ कुछ आइडिया आपको लग गया होगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी असल में होती क्या है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है हमारी सोचने समझने में, कॉग्निटिव स्किल्स जो होती है वो करने में जब हमें दिक्कत आए, डिफिकल्टी आए, ठीक है, तो उसे कह सकते हैं हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप इन्हें रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इन्हें अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से देखते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आईडी,
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, मेंटल एज कम होती है क्रोनोलॉजिकल एज से। अब ये क्या होती हैं, क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज क्या होती है, हमारी जो दिमाग की उम्र होती है। दिमाग की उम्र आप समझ नहीं पा रहे होंगे, हमारी जो उम्र के साथ साथ जो हमारा बुद्धि में, इंटेलेक्ट में जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसे कहते हैं मेंटल एज। अब ये थोड़ी ना कि एक 50 साल का अधेड़ जो है वो 20 साल की तरह सोचेगा, एक 20 साल का युवा वो 5 साल के बच्चे की तरह सोचेगा। विद एज जो है हमारी जो है मेंटल एज दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, वो भी बढ़ती रहती है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, जो हमारी वास्तविक रियल एज होती है उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेंटल एज जो है छोटी होती है, कम होती है क्रोनोलॉजिकल एज से। मैं इसे क्लियर करके लिखती हूँ, मेंटल एज इज लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। अब जो है ये कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये मैनेज किया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मैनेज हो सकती है प्रैक्टिस से, ठीक है। जब हम एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तो उससे जो है हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। अब इसके जो है डेफिनेशन देखते हैं जो कि वेरियस सोसाइटीज ने या एक्ट्स ने हमें दी है। फर्स्ट जो मैं साइड में लिख देती हूँ, जो भी आपके लिए दो बेस्ट डेफिनेशन मैंने पहले ही सेलेक्ट करके लिखी हुई है, ठीक है। तो आप देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कब आया था, 1995 में। किसने इम्प्लीमेंट किया था, जीओआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका रिवाइज्ड वर्जन आया था 2016 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 2017 में। इसमें कितनी डिसेबिलिटीज आई थी, 21, और पीडब्ल्यूडी में कितनी थी, 7। पीडब्ल्यूडी होता क्या है, पीडब्ल्यूडी होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। क्या होता है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। अब इन्होंने क्या ये वाली सोसाइटी ने, ये वाले एक्ट ने क्या डेफिनेशन दी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। मतलब क्या हुआ इसका, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मुख्य कारण क्या है, हमारी शरीर में अपूर्ण जो विकास होता है उसकी वजह से ही एक व्यक्ति में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पनप जाती है, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, ये वेस्टर्न सोसाइटी ने दी है, अमेरिकन सोसाइटी ने। किसने, AAMR। कब दी, 2002 में। क्या कहा, AAMR क्या है, AAMR है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अब क्या कहा इन्होंने, AAMR ने कहा इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड स्किल इज अफेक्टेड। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जब होती है तो वो किस पे ज्यादा प्रभाव डालती है, वो डालती है बुद्धि पर और अनेक प्रकार के कौशलों पर, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जब हमारी बुद्धि में, सोचने समझने में जो क्रियाएं होती है, मानसिक क्रियाएं करने में जब हमें डिफिकल्टी महसूस हो, कमी महसूस हो, तो उसे कहेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये क्या टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के हमें जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़ने हैं। चलिए, फर्स्ट टाइप है साइकोलॉजिकल, सेकेंड टाइप है एजुकेशनल, थर्ड टाइप है मेडिकल।
अलग अलग फील्ड्स ने अलग अलग जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के टाइप्स दिए हैं, मेंशन किए हैं। फर्स्ट देखते हैं साइकोलॉजिकल। ये किसने दिया है? टर्मेन ने। किसके बेसिस पे दिया? आईक्यू के बेसिस पे। आईक्यू क्या है? हमारे सोचने समझने की कौशल, क्रियाएं करने की जो एक मतलब एक्टिविटीज कर पाते हैं हम, उसके बेसिस पे जो है टर्मन ने साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दी है। ठीक है। अब आईक्यू कैसे मतलब डिफाइन किया है? आईक्यू, किसी व्यक्ति का अगर 90 से 110 के बीच में आईक्यू है तो दैट पर्सन इज नॉर्मल, वो एक नॉर्मल व्यक्ति है। अगर किसी व्यक्ति का 70 से 90 तक का आईक्यू है तो उसे कहेंगे बॉर्डर लाइन। क्या कहेंगे? बॉर्डर लाइन। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का 50 से 69 तक का आईक्यू है तो उस व्यक्ति को कहेंगे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, थोड़ी ही मतलब कम मात्रा में जो है उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से वो पीड़ित है। ठीक है। किसी व्यक्ति का अगर 35 से 35 से 49 तक का आईक्यू है तो उसे कहेंगे मॉडरेट एमआर। मॉडरेट एमआर। अगर किसी व्यक्ति का 20 से 34 तक का आईक्यू है, लाई करता है इस वाली रेंज में, तो उसे कहेंगे सीवियर। सीवियर एमआर। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का 0 से लेकर 19 तक का सिर्फ आईक्यू है तो वो हो जाएगा प्रोफाउंड, मतलब उसे ट्रेंड या कुछ भी, बेचारा वो कस्टडी में रहेगा, पूरी हर तरीके से अपनी बेसिक जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए भी वो एक कस्टडी मतलब किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, उसे कोई ना कोई एक सहायक चाहिए होगा। ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशनल, मतलब ये बताए कि किन्हें एजुकेट कर सकते हैं, किन्हें नहीं। ये भी आईक्यू के बेसिस पे ही है। ठीक है। एजुकेशनल, इसका फर्स्ट टाइप है एजुकेबल। एजुकेबल एमआर, मतलब जिन्हें पढ़ाया जा सकता है। किनको पढ़ाया जा सकता है? जिनका आईक्यू रेंज 50 टू 70 के बीच में लाई करता है। ठीक है। ट्रेनेबल, मतलब बेसिक टॉयलेटिंग ट्रेनिंग या कुछ भी अपने काम करने की जो ट्रेनिंग दी जा सकती है। ठीक है। उनका आईक्यू लाई करेगा 35 से 50 के बीच में। और जिन्हें फुल कस्टडी की जरूरत होगी, कस्टोडियल या कस्टोडियल, उनका आईक्यू लाई करेगा बिलो 35। मतलब 35 से नीचे वालों के लिए जो है फुल कस्टडी की उन्हें जरूरत होगी, नीड होगी। अब बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यहीं पे लिख देते हैं। मेडिकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके क्या टाइप है? डाउन सिंड्रोम के थ्रू इसे बताया गया है। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये माँ बाप से, ये हमारे जेनेटिक्स में जब कमी आ जाती है, क्रोमोसोम में हमारे कमी आ जाती है। हमारे बॉडी में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। और पेयर कितने होते हैं? 23 पेयर्स। एक पेयर में दो होते हैं। ठीक है, तभी 46 हुआ। तो हमारे 21वें नंबर के क्रोमोसोम में जब दिक्कत आनी शुरू हो जाए, जब दिक्कत महसूस होनी शुरू हो जाए, तब हम डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है। और ये क्रोमोसोम कैसे होता है? ये होता है इस टाइप से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक पेयर हो गया, फिर दूसरा पेयर ये हो गया। ठीक है। तो ऐसे ये क्रोमोसोम होते हैं। अब इनके डाउन सिंड्रोम के थ्रू ये बताया गया है मेडिकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब डाउन सिंड्रोम के भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोसेफेलिक। क्या है फर्स्ट? हाइड्रोसेफेलिक। इसके अंदर क्या होता है? हमारे दिमाग में जो है पानी भर जाता है जब, ये हाइड्रोसेफेलिक तब होता है। वाटर इन ब्रेन। वाटर इन ब्रेन, ब्रेन में जब पानी भर जाए तब हो जाता है हाइड्रोसेफेलिक। दूसरा है माइक्रोसेफेलिक। माइक्रोसेफेलिक, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है स्मॉल हेड देन नॉर्मल, मतलब कि जो सिर का जो माप होता है और बच्चों के उम्र के मुकाबले या और बच्चों के मुकाबले जो है जब छोटा रहे,
स्मॉल हेड देन नॉर्मल, नॉर्मल से छोटा रहे तब होता है माइक्रोसेफेलिक। थर्ड टाइप इज टर्नर सेफेलिक, टर्नर सेफेलिक। इसके अंदर जब बच्चा जो है उल्टा हो जाए, मतलब उसका सिर जो है हेड डाउन पोजीशन हो, हेड डाउन पोजीशन में रहे, तो उसे कहेंगे टर्नर सेफेलिक। ठीक है, तो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके अंदर हमें बताया गया है 3 टाइप। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल, सेकंड इज एजुकेशनल एंड थर्ड इज मेडिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल में हमने देखा कि टर्मेन जो है यूएस के साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने आईक्यू के बेसिस पे जो है साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिफाइन किया है। एजुकेबल में हमें एजुकेशनल में हमें एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल, ये भी जो है आईक्यू के बेसिस पे ही डिफाइन किया है। थर्ड इज मेडिकल, इसके अंदर क्या है, मेडिकल के अंदर डाउन सिंड्रोम डाला गया है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये जेनेटिक्स हमारे वंशानुक्रम में होता है। इसके अंदर जब 21वें नंबर क्रोमोसोम में जब दिक्कत आ जाए तब ये डाउन सिंड्रोम होता है। ये भी 3 टाइप्स का है, अभी आपको डिफाइन किया है। ठीक है, अब ये कैसे, मतलब ये क्यों होता है, कॉजेज क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉजेज। फर्स्ट कॉज है गर्भावस्था के दौरान हमें कुछ दिक्कतें, कुछ कठिनाइयां महसूस हुई हो। ठीक है, प्रीनेटल या गर्भ, जब बच्चा पैदा हो रहा हो उस टाइम, नेटल या पोस्ट नेटल, बच्चा होने के बाद जब हमें कोई दिक्कत हुई हो या बच्चे को, तब ये जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है व्यक्ति में। ठीक है, अब बात करते हैं एसएलडी। एसएलडी क्या है देखते हैं अब। व्हाट इज एसएलडी? एसएलडी क्या होती है? एसएलडी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एसएलडी की फुल फॉर्म होती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये कितने टाइप्स की होती है? ये होती है 7 टाइप्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके जो है बारे में जानते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज भी ये जो है कमियां होती हैं, ये विकलांगता होती है, ये होती है विकलांगता, ये कमी नहीं होती, ये विकलांगता होती है, विशेष तरह की विकलांगता। ठीक है, जब हमें पढ़ने में, कुछ क्रिया करने में दिक्कत आए, कुछ पर्टिकुलर टाइप की, विशेष टाइप की क्रिया करने में हमें कुछ दिक्कत महसूस हो, तो वो एसएलडी की कैटेगरी में डाला जाता है। फर्स्ट टाइप है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग और रीजनिंग डिसेबिलिटी। ये जो है पठन या तर्क वितर्क की जो है विकलांगता कहलाती है। इसके अंदर बच्चा उल्टे शब्द या वर्ड छोड़ छोड़ के, अक्षर छोड़ छोड़ के, अल्फाबेट छोड़ छोड़ के पढ़ता है। जैसे 100 को पढ़ेगा वॉज, बैट को पढ़ेगा टैब। ठीक है, तो डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग या रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग प्रॉब्लम। सेकेंड इज डिसकैलकुलिया, जब हमें कैलकुलेट करने में या मैथ्स करने में या काउंटिंग करने में दिक्कत आए। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं, कैलकुलेशन और काउंटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी। ठीक है, थर्ड टाइप इज डिसग्राफिया। हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ मतलब लिखना, तो ये लिखने से संबंधित जो है विकलांगता है। फोर्थ है डिस्प्रेक्सिया, जब हमें अपनी क्रिया करने में दिक्कत महसूस हो तो उसे कहेंगे डिस्प्रेक्सिया। फिफ्थ टाइप है अफेजिया। अफेजिया क्या होती है? जब हमें बोलने में या अपने विचार प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस हो, दिक्कत महसूस हो, तो वो वाली जो विकलांगता है वो कहलाएगी अफेजिया। डिस्थीमिया, जब हमें बिना मतलब के स्ट्रेस या टेंशन पैदा होती रहे दिमाग में, एक मतलब हम बिना बात के किसी अलग तरह के चिंतन में रहे। ठीक है, मतलब प्रेजेंट ना रहे जहाँ पे हो, अलग अलग मतलब पुरानी बातें सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं बिना मतलब के, तो वो हैगी डिस्थीमिया। टी से याद कर सकते हैं आप,
टेंशन और स्ट्रेस, ठीक है। डिसमॉर्फिया, जब हमें बिना बात के हम डरे हुए रहे हमेशा, ठीक है, या हमें कोई भ्रम हो, तो उस स्थिति में जो है हमारी जो विकलांगता होगी वो होगी डिसमॉर्फिया, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज आर नॉट डिसऑर्डर, ये कमियां नहीं हैं, disorders, these are particular types of disabilities, ये विकलांगता है, विशेष तरह की विकलांगता है, particular types of disabilities found in various zones, मतलब अलग अलग तरीके से, जब हमें पढ़ने में दिक्कत हो तो वो होगी डिसलेक्सिया, जब हमें लिखने में दिक्कत हुए तो वो होगी डिस्ग्राफिया, कैलकुलेट करने में, मैथ्स करने में, काउंटिंग करने में दिक्कत हो तो दैट विल बी डिसकैलकुलिया, जब हमें अपनी क्रियाएं करने में, हाथों पैरों से कुछ क्रिया करने में दिक्कत महसूस हो तो दैट डिसेबिलिटी इज डिस्प्रेक्सिया, जब हमें बोलने में या अपने विचार प्रस्तुत करने में दिक्कत हो तो वो होगी अफेजिया, जब हमें बिना बात के टेंशन या स्ट्रेस बना रहे तो वो होगी डिस्थीनिया, जब हम बिना बात के डरे रहे या हमेशा भ्रम में रहे तो वो होगी डिसमॉर्फिया, ठीक है। अब बात करते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये क्या है। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये कमी है, कमी है, ये कोई विकलांगता नहीं है, ये है कमी, ठीक है। अब देखते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ASD, फुल फॉर्म आ सकती है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASD, तो आप लिखेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं ASD क्या है। ASD है जब बच्चा अपने आप में ही इंगेज रहता है, मतलब अपनी ही एक्टिविटीज में इंगेज रहे, किसी और चीज में या किसी और एक्टिविटी में वो पार्ट नहीं लेता, तो उसे हो सकता है कि वो ASD या ऑटिज्म से पीड़ित हो, ठीक है। When a child is engaged in himself, अपने आप में इंगेज हो, और उसी वजह से जब वो अपने आप में इंगेज रहता है तो वो आई कांटेक्ट भी जो है रोकता है, अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, ठीक है। अब ASD के बारे में हम जानते हैं। ASD क्या होती है। ASD होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें आ रहा है ऑटो, क्या आ रहा है ऑटो, ऑटिज्म से बना ऑटो, ऑटो क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अपने आप में या अपने आप से, ऑटोमेटिक, अपने आप से, ठीक है, अपने आप में, अपने आप में। जब बच्चा जो है सोशलाइज करने में, सोशलाइज करने में, इन्वॉल्वमेंट लाने में, एक्सप्रेस करने में दिक्कत करे तो हो सकता है वो बच्चा ASD से पीड़ित हो, ठीक है। अब ये कब पता लगाया जा सकता है, जब बच्चे की बोलने की उम्र आती है, कब आती है, 3 इयर्स, 3 इयर्स में जो है ये पता लगाया जा सकता है, जब बच्चा 3 साल का होता है तब पता लगाया जा सकता है कि वो बच्चा नॉर्मल है या उसे ASD है, ठीक है। अब इसके टाइप्स देखते हैं क्या क्या है। टाइप्स, कलर चेंज कर देते हैं, टाइप्स, टाइप्स क्या दिए हैं। फर्स्ट टाइप है एस्पर्जर्स, सेकेंड टाइप है रेट, थर्ड टाइप है PDD-NOS। PDD-NOS क्या है, परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, और NOS क्या है, नॉट अदरवाइज स्पेसिफिक। फोर्थ टाइप इज अर्ली इन्फेंटाइल, फिफ्थ टाइप इज CDD या फिर हेलर, इसे हेलर भी कहते हैं, और CDD क्या है, CDD है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं
इनकी डेफिनेशन के बारे में। टाइप्स हमने देख लिए, 5 टाइप्स के होता है एएसडी। अब बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। फर्स्ट टाइप है एस्पर्जर्स। अब एस्पर्जर्स क्या है? एस्पर्जर्स मतलब बच्चा जो है नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करेगा। नॉर्मल बिहेव, बच्चा जो है नॉर्मल बच्चे की तरह एकदम बिहेव करेगा, ठीक है, लेकिन उसे सोशलाइज होने में, मतलब और इन्वॉल्व होने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आएगी। सोशलाइजिंग डिफिकल्टी, या फिर एक चीज को जब बच्चा बार बार ही दोहराए, रिपीट करे, कॉन्टिन्यूसली रिपीट वन थिंग, कॉन्टिन्यूसली रिपीट वन थिंग, तो उसे एएसडी है। और एएसडी किस टाइप का है? एएसडी है एस्पर्जर्स। अब एस्पर्जर्स को एक बारी और देखते हैं। एस्पर्जर्स क्या है? एस्पर्जर मतलब जब बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह एकदम बिहेव करे, लेकिन उसे कठिनाई महसूस हो सोशलाइज करने में, और एक ही बात को बार बार ही रिपीट करता रहे, तो हो सकता है उसे एस्पर्जर सिंड्रोम हो। ठीक है, एस्पर्जर टाइप ऑफ सिंड्रोम हो। अब देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है? रेट। क्या है? रेट। अब ये क्या होता है? कलर चेंज कर देते हैं पेन का। रेट, रेट में क्या होता है? ये लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। फाउंड इन गर्ल्स मोर, लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है? मेनली इसके अंदर बोलने में दिक्कत आती है, सुनने में दिक्कत आती है, बच्चा सुनता नहीं है केयरफुली, ठीक है, लिखने में भी दिक्कत आती है, राइटिंग में दिक्कत आती है, और जो है पढ़ने में दिक्कत आती है, रीडिंग प्रॉब्लम। तो हो सकता है बच्चा जो है रेट टाइप ऑफ सिंड्रोम से पीड़ित हो। रेट में क्या होता है? ये लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है, और बच्चे को जो है बोलने में, सुनने में, लिखने में और पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड टाइप क्या है। थर्ड टाइप थर्ड टाइप है पीडीडी एनओएस। फुल फॉर्म देखते हैं, परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। एनओएस क्या है? नॉट अदरवाइज स्पेसिफिक। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसके अंदर बच्चा जो है नॉर्मल लगता है, एकदम जैसे और बच्चे होते हैं वैसा ही बच्चा लगता है, लुक नॉर्मल, एकदम नॉर्मल लगता है, और कम्युनिकेट भी ठीक करता है, मतलब बातें भी ठीक करता है, नॉर्मली करता है, कम्युनिकेट नेचुरली। लेकिन लेकिन इसका जो है बिहेवियर कई बारी बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है। ठीक है, बट समटाइम्स बिहेव सीवियरली, कई बारी जो है बहुत हानिकारक तरीके से जो है ये बिहेव करता है, तो हो सकता है बच्चे को पीडीडी एनओएस हो। ठीक है, क्या होता है इसमें? इसके अंदर बच्चा जो है सोशलाइज भी ठीक करता है, नॉर्मल रहता है, बातचीत भी ठीक करता है, लेकिन कभी कभार इतना हानिकारक तरीके से बिहेव करता है कि हो सकता है बच्चा पीडीडी एनओएस से ग्रसित हो। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की। फोर्थ टाइप फोर्थ टाइप क्या है? फोर्थ टाइप है अर्ली इन्फेंटाइल। अर्ली इन्फेंटाइल
इसे जो है कैनर या क्लासिकल भी बोल सकते हैं, कैनर और क्लासिकल, ठीक है, इसके दो नेम और हैं। इसमें जो है पूरा मतलब जो बच्चा है वो पूरा ऑटिस्टिक बिहेवियर दिखाता है, पूरी तरीके से अपने आप में ही इन्वॉल्व होगा और बातचीत नहीं करेगा, कोई सोशलाइजेशन नहीं करेगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और ना सुनेगा ना पढ़ेगा ना बोलेगा, मतलब चुप रहेगा और अपने आप में ही अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा। इसके अंदर जो है फुल ऑटिस्टिक बिहेवियर बच्चा दिखाता है, फुल ऑटिस्टिक बिहेवियर। और ये कब डेवलप होता है, कब विकास होता है ये वाले जो अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज्म का, ये होता है जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है। 2-3 इयर्स ऑफ एज में जो है ये डेवलप होना शुरू हो जाता है बच्चे में। अब देखते हैं फिफ्थ टाइप, फिफ्थ एंड लास्ट टाइप। फिफ्थ टाइप है चाइल्डहुड सीडीडी और हेलर। सीडीडी क्या है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ये जो है जैसा नाम बता रहा है इसका, ये जो है बचपन में होता है, चाइल्डहुड में होता है। कब होता है, चाइल्डहुड में होता है, ठीक है। और ये आसानी से जो है पता लगाया जा सकता है क्योंकि ये बचपने में होता है। इसके अंदर जो है बच्चा ज्यादा कस्टडी मांगेगा, मतलब ज्यादा सहायक मांगेगा छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए भी, जैसे मतलब बेसिक स्किल्स हो गई, टॉयलेटिंग स्किल्स हो गई, कपड़े पहनना हो गया, ठीक है, जूते चप्पल पहनना हो गया, मतलब जो बेसिक क्रियाएं होती है उसके अंदर, उसके लिए भी बच्चा जो है एक सहायक मांगेगा, एक कस्टडी मांगेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वांट्स कस्टडी फॉर बेसिक थिंग्स या एक्टिविटीज, ठीक है। इसके अंदर जो है लड़के ज्यादा प्रभावित होते हैं, बॉयज मोर अफेक्टेड। अब मैंने आपको जो है एएसडी बताया, उसके 5 टाइप बताए। एएसडी क्या होता है, एएसडी होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म क्या होता है, जो कि अपने आप में, ऑटो, ऑटिज्म किस वर्ड से लिया गया, ऑटो वर्ड से लिया गया, और ऑटो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अपने आप में। जब बच्चा अपने आप में ही इंगेज रहे, इन्वॉल्व रहे, तो हो सकता है उस बच्चे को ऑटिज्म हो। अब इसके 5 टाइप देखिए, पहला टाइप है एस्पर्जर, सेकंड टाइप है रेट, थर्ड टाइप है पीडीडीएनओएस, फोर्थ टाइप है अर्ली इन्फेंटाइल, फिफ्थ टाइप है सीडीडी और हेलर। अभी क्या होता है, एस्पर्जर में जो है बच्चा नॉर्मली बिहेव करता है, लेकिन उसे सोशलाइज होने में, बातचीत करने में दिक्कत महसूस होती है और एक बात को कई कई बारी वो जो है रिपीट करता है, ठीक है। रेट में क्या होता है, रेट में जो है लड़कियां ज्यादा प्रभावित होती हैं और उन्हें बोलने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में जो है कठिनाई महसूस होती है। अब बात करते हैं पीडीडी-एनओएस, विच इज थर्ड टाइप ऑफ ऑटिज्म। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, नॉट अदरवाइज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे जो है नॉर्मल बिहेव करते हैं, नॉर्मल दिखते हैं, नॉर्मल तरीके से बातचीत करते हैं, एकदम नेचुरली बातचीत करते हैं, लेकिन कभी कभार इतना हानिकारक तरीके से वो जो है अपने बिहेव करते हैं कि हो सकता है बच्चे को पीडीडी-एनओएस हो। फोर्थ टाइप है अर्ली इन्फेंटाइल, इसे कैनर भी बोलते हैं या क्लासिकल भी बोलते हैं। इसके अंदर बच्चा जो है पूरी तरीके से ऑटिस्टिक होता है और ये 2-3 साल में जो है बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाता है, जब बच्चा 2-3 साल का होता है। इसके अंदर बच्चा पूरी तरीके से अपने आप में ही इन्वॉल्व रहता है, उसे दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है। लास्ट टाइप है सीडीडी और हेलर। ये क्या है,
CDD चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर या फिर हेलर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है बच्चे को कस्टडी की जरूरत होती है, एक सहायक की जरूरत होती है बेसिक चीजें, बेसिक क्रियाएं करने में भी, और इसमें जो है लड़के ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, आपको ये और ASD समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फोर्थ टॉपिक विच इज मेंटल इलनेस। ये क्या होती है? मेंटल इलनेस ये किसी भी उम्र में आ जाती है। ठीक है, इससे किसी भी उम्र में जो है व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। कम्स एट एनी एज, किसी भी उम्र में जो है बच्चा प्रभावित हो सकता है। इसके अंदर आईक्यू लेवल जो होता है या तो नॉर्मल होता है या फिर अपनी उम्र से ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा होता है, यह आप बात ध्यान में रखेंगे। इसके जो है मेंटल इलनेस के अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब अलग अलग जो है कारण हो सकते हैं दिमाग में थोड़ा बीमारी होने के। वो क्या हो सकता है, जब हमें काम से रिलेटेड कुछ टेंशन हो, अपने संबंधों से रिलेटेड कुछ टेंशन हो, या पैसे की फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो, पेरेंटिंग स्ट्रेस, माँ बाप की तरफ से कुछ टेंशन हो, या अपना जो है शरीर हेल्थ की तरफ से कुछ हमें दिक्कत हो, या जो लाइफ में चेंज आते हैं, जो लाइफ बदलती रहती है, मतलब रोज नए नए जो है चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हम दिक्कत महसूस करते हो, टेंशन महसूस करते हो, तो हो सकता है हमें मेंटल इलनेस हो। ठीक है, इसके अंदर टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है एंजाइटी, मतलब अलग टाइप से चिंताग्रस्त। मूड स्विंग, मतलब किसी तरीके से, मतलब किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है उससे उल्टा जब हम बिहेव करते हैं तो हो सकता है मेंटल इलनेस हो। साइकोटिक, पागल की तरह बिहेव करना। OCD या PTSD, अब ये क्या होते हैं, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकती है। OCD, OCD क्या होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को जो है साफ सफाई का बहुत ज्यादा कीड़ा होता है, मतलब हर एक चीज को मतलब घिसना, पूरी तरीके से रगड़ देना, मतलब रगड़ रगड़ के उसे खत्म ही कर देना, तो हो सकता है उसे OCD हो, मतलब उसे सफाई का कीड़ा इतना ज्यादा हो कि हो सकता है धीरे धीरे विद टाइम उसके अंदर OCD डेवलप हो गया हो। दूसरा, ये क्लीनलीनेस, मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है, क्लीनलीनेस सफाई से रिलेटेड हो सकता है। कोई कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेके इतना ज्यादा पागल की तरह रहता है, अपनी हेल्थ को लेके इतना हेल्थ कॉन्शियस रहता है, अपनी हेल्थ को लेके इतना चिंता में रहता है कि मतलब उसे यही लगता है कि पता नहीं अगले ही पल मेरी जिंदगी में क्या हो जाएगा, अगले ही पल मेरे जो है शरीर में क्या दिक्कत आ जाएगी। वो जिंदगी ना जीकर वो अपनी ज्यादा चिंताग्रस्त रहता है अपनी हेल्थ को लेके, अपने शरीर को लेके, तो हो सकता है उसे OCD हो। अब PTSD क्या है, कलर चेंज कर देते हैं पेन का। PTSD, अब ये क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ये क्या है, हमारे जो लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो जाए, कुछ ऐसी टेंशन हो जाए जिसकी वजह से हम सदमे में आ जाए, मतलब वही वही बात रिपीटेटिवली हम सोचते रहे, लगातार वही कंटिन्यूअसली वही बातें सोचते रहे जो हमारी लाइफ में एक बार हुई थी, मतलब उस सदमे से बाहर ही ना आ पाए, हम बहुत मुश्किल से मतलब बाहर आने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी उसी लूप में, उसी साइकिल में हम घुसे रहें, तो हो सकता है हमें PTSD हो। ये साइकिल होती है, इसके अंदर व्यक्ति वो ही बातों को सोचता रहता है जो उसके हादसा हुआ हो या कुछ ऐसी चीज हुई हो जिसे भुला पाना
नामुमकिन हो, लेकिन फिर भी वो उसी बातों को सोचता रहे, उसी बातों को अपने काम धाम ना करके सिर्फ उसी लूप में फंसा रहे, तो हो सकता है उसे पीटीएसडी हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई ऐसा ट्रॉमा डेवलप हो गया हो, लाइफ में कोई ऐसा हादसा हो गया हो कि उसके नामुमकिन हो जाए निकलना, तो उसे कहेंगे पीटीएसडी। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ये क्या होते हैं? क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरो, न्यूरो मतलब नसों से, क्रॉनिक मतलब बहुत तेज, ठीक है, न्यूरो मतलब नसों से रिलेटेड हो या दिमाग से रिलेटेड हो, ऐसे कमियों को कहते हैं क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, ये डिसेबिलिटी नहीं है, विकलांगता नहीं है, डिसऑर्डर है, कमी है। हमारे शरीर में जब कोई कमी आ जाए तो वो होता है डिसऑर्डर। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है? इम्बैलेंस बिटवीन माइंड एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स। इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में जो है विकार आना शुरू हो जाए, इम्बैलेंस मतलब बैलेंस हम खत्म करना शुरू कर दें, किसके बीच में, दिमाग के बीच में और हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में, तो उससे जो है ये प्रॉब्लम जो है डेवलप हो जाती है। ठीक है, कौन सी? क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारे ऑर्गन्स में दर्द रहता है, पेन और एक, दर्द बना रहता है कंटिन्यूअसली, एक। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स देखते हैं। टाइप्स क्या क्या है? एपिलेप्सी दौरा, अल्जाइमर, डिमेंटियाज, सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीजेज जिसके अंदर स्ट्रोक आता है, माइग्रेन आता है, हेडेक डिसऑर्डर्स मतलब जो सिर के दर्द से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, हंटिंगटन्स, एएलएस, डिस्टोनिया, न्यूरो इन्फेक्शंस, ब्रेन ट्यूमर्स, ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स, ये सब जो डिसऑर्डर्स है ये आते हैं क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। अब इनके बारे में जानते हैं ये असल में होते क्या है। टाइप्स, टाइप्स ऑफ chronic neurological disorders। फर्स्ट टाइप लेते हैं हम अल्जाइमर। ये क्या होता है, इसमें हमारे सिर में जो है बहुत भयानक दर्द रहता है, एक्सट्रीम हेडेक, बहुत भयानक दर्द, और जो है हमारे इसी दर्द की वजह से हमारी जो है भूलना हम शुरू कर देते हैं, हमारी याददाश्त जो है वो कमजोर पड़ना शुरू कर देती है, लॉस इन मेमोरी, लॉस इन मेमोरी, हमारी जो है याददाश्त में कमजोरी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से हमारे दिमाग में जो है, हमारे सर में जो है बहुत भयंकर दर्द बना रहता है। ठीक है, अब दूसरा, और इस वाली जो डिसऑर्डर है इसे कहते हैं फर्स्ट मोस्ट डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज। इसे क्या कहते हैं, मतलब कि ये जो है अल्जाइमर, अल्जाइमर ऐसी डिजीज है, पहली सबसे खतरनाक ऐसी डिजीज है जो कि हमारी हेल्थ को लगातार
खत्म करना शुरू कर देती है, हमारे ब्रेन को लगातार खत्म करना शुरू कर देती है। ये इतनी भयंकर जो है बीमारी है अल्जाइमर, फर्स्ट मोस्ट डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज। डीजनरेटिव मतलब लगातार हमारे जो है हेल्थ को, ब्रेन की हेल्थ को कम करना, मतलब डैमेज करना शुरू कर देती है, तो उसे कहते हैं अल्जाइमर। सेकेंड टाइप है पार्किंसंस। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो नसें हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइट होना शुरू कर देती है, कड़क, रिजिडिटी इन मसल्स। इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर में, इसकी वजह से इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। बॉडी में कपकपी बनी रहती है, ट्रेमोर्स इन बॉडी। हमारे शरीर में जो है कपकपी, शेकीनेस बनी रहती है, और हमें जो है बोलने में और लिखने में दिक्कत महसूस होती है। स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रॉब्लम डेवलपमेंट, राइटिंग प्रॉब्लम डेवलपमेंट। ये जो है दूसरी सबसे भयंकर बीमारी है जो कि ब्रेन को खत्म करना शुरू कर देती है, सेकेंड मोस्ट डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज। ठीक है, थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप, तीसरा, तीसरा क्या है, एपिलेप्सी, दौरे, दौरे पड़ना, एपिलेप्सी। जब शरीर में कपकपी हो, शेकीनेस हो, ट्रेमोर्स हो, तो उसे कहेंगे एपिलेप्सी। इसके अंदर सिजर्स, दौरे पड़ते हैं बार बार, सिजर्स इन बॉडी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार कंटिन्यूअसली जो है दौरे पड़ते रहे, तो उसे कहेंगे एपिलेप्सी। इसके अंदर भी स्टेज होती है, एपिलेप्सी जब दौरे पड़ते हैं तो उसकी भी स्टेज होती है, इन स्टेजेस। अब वो स्टेज क्या होती है वो देखते हैं। स्टेजेस क्या होते हैं, फर्स्ट होती है ऑरा, सेकंड होती है अनकॉन्शियसनेस, अभी लिख लीजिए, सिर्फ समझाऊंगी अभी, अनकॉन्शियसनेस। थर्ड होगा टॉनिक, फोर्थ है क्लॉनिक, एक सेकेंड, क्लॉनिक, और फिफ्थ स्टेज है पोस्ट इक्टल, पोस्ट इक्टल। इसके अंदर क्या होता है अब इनके बारे में देखते हैं। ऑरा, जो पहली स्टेज होती है दौरे पड़ने की, सबसे पहले क्या, जब दौरे पड़ना शुरू होता है तो वो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसे कहते हैं ऑरा, सेकंड स्टेज होती है अनकॉन्शियसनेस, थर्ड होती है टॉनिक, फोर्थ होती है क्लॉनिक, फिफ्थ होती है पोस्ट इक्टल। अब इनके बारे में जानते हैं। ऑरा, ऑरा मतलब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं, फीलिंग ऑफ सिजर्स, सिजर्स होता है दौरे पड़ना, हमें ऐसा महसूस हो कि दौरे अब आने वाले हैं, फीलिंग ऑफ कमिंग सिजर्स। ठीक है, हमें जब ऐसा महसूस होता है कि हमारी बॉडी में जो है, शरीर में जो है दौरे पड़ने अब शुरू ही होने वाले हैं, तो उस स्टेज को कहेंगे, वो पहली स्टेज होती है, उसे कहेंगे ऑरा। दूसरी स्टेज है अनकॉन्शियसनेस, मतलब अचेतन। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम चेतना से परे हो जाए, हमें कुछ ना पता हो कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, लैक ऑफ कमी होनी शुरू हो जाए, जब किसकी, अवेयरनेस की, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स की, हमें अपने वातावरण में क्या हो रहा है, क्या क्रियाएं चल रही है, उसके बारे में जब हमें
ना पता होना शुरू हो जाए तो वो होती है सेकंड स्टेज, जिसे बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस, अचेतन। थर्ड होती है टॉनिक। अब टॉनिक में क्या है, टॉनिक में जो है दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ट्रेमोर्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर जो है हमारा जबड़ा फिक्स हो जाता है, जॉ फिक्स, जबड़ा जो है कड़क हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और हाथ को हम मारना शुरू कर देते हैं, हैंड क्लच, या तो एकदम मुट्ठी बंद कर लेते हैं या पीटना शुरू कर देते हैं हाथों को। ठीक है। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ स्टेज है क्लॉनिक। क्लॉनिक में क्या होता है, क्लॉनिक में जो है हमारा ध्यान, जब हम जब हमारे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, हाथ एकदम टाइट मुट्ठी हो जाती है, बंद हो जाती है, और जबड़ा टाइट हो जाता है, तो उस वाली अवस्था में, उससे आगे की अवस्था में हम जो है अपना ध्यान उन चीजों पर ना लगा के जो हमारी बॉडी पे हो रही है, किसी और चीज में लगाए, ऑल्टर्ड कॉन्सेंट्रेशन, तो वो चेतना होती है क्लॉनिक। मतलब हमें ना पता हो कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज इज पोस्ट इक्टल। इसके अंदर क्या होता है, कंफ्यूजन, मतलब कि हम कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं और लार निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ड्रूलिंग स्टार्ट हो जाती है, ड्रूलिंग, मुंह से लार निकलना शुरू हो जाता है, तो वो होती है पोस्ट इक्टल, विच इज लास्ट स्टेज ऑफ गेटिंग सिजर्स। दौरे पड़ने की जो है वो लास्ट स्टेज होती है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की, स्ट्रोक या फिर सेरिब्रोवेस्कुलर। फोर्थ टाइप क्या है, फोर्थ टाइप इज क्या है, स्ट्रोक, झटका, या फिर इसे कहेंगे सेरिब्रो वेस्कुलर। इसके अंदर क्या होता है, अब ये देखते हैं। इसके अंदर जो है हमारे टिश्यूज में, उत्तकों में, हमारी बॉडी में जो उत्तक होते हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, मतलब कि नली जो है ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकेज, रास्ता जो है रुक जाता है, टिश्यूज ब्लॉकेज। ब्रेन, दिमाग के जो ब्रेन उत्तक होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, एक्टिविटीज करना, अपना सोचना समझना, कॉग्निटिव स्किल्स करना बंद कर देते हैं। ठीक है। फिफ्थ है मल्टीपल स्कैलरियोसिस। इसके अंदर क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज है, ये किसका प्लस पॉइंट है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसका जो है पाचन तंत्र, जो उसके तंत्र है अंदर के, वो खुद ही जो है रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली खुद ही रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर जो है माइलिन शीट, जो हमारी बॉडी में माइलिन शीट होती है, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो ठीक करने वाले जो तंत्र होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं अगेंस्ट ऑटो बॉडीज, ऑटो बॉडीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी में खुद ही रिपेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है। मल्टीपल स्कैलरियोसिस में ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। लास्ट टाइप इज, सेकेंड लास्ट, हंटिंगटन्स, हंटिंगटन्स डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, हमें जो है निगलने में दिक्कत आए या बोलने में दिक्कत आए, डिफिकल्टी इन swallowing
और स्पीकिंग। जब हमें बोलने में या निगलने में दिक्कत आए तो हो सकता है हमें हंटिंगटन्स डिजीज हो। ठीक है। सेवन टाइप इज सेवन टाइप इज ALS। ALS क्या है? अमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसके अंदर क्या होता है, हमें हाथों में कमजोरी महसूस होती है, वीकनेस इन हैंड्स, या फिर पैरों में, लेग्स। ठीक है। इसके अंदर नसों की दिक्कत होती है, मसल प्रॉब्लम्स। और जब पेशेंट को 3-4 साल हो जाते हैं इससे ग्रसित हुए हुए, तो वो जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर पेशेंट डाइज, जो मरीज है वो मर जाता है, डेथ हो जाती है, डेथ। अब बात करते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स की। ये क्या होते हैं? ब्लड, जो हमारे खून में जो कमियां पाई जाती है, अब उनके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं और ये लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी बॉडी में जो है 55% ब्लड है, 55% जो है खून है, जिसके अंदर से 95% जो है पानी है, वाटर। ठीक है। और 5% में प्लेटलेट्स और जो है हीमोग्लोबिन, आयरन, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं खून में जो है क्या क्या कमियां होती है। पहली है टाइप्स अनीमिया, सेकेंड इज पॉलिस्थीमिया, थर्ड इज थैलेसीमिया, एंड द लास्ट वन इज हीमोफीलिया। अब इनके बारे में देखते हैं ये डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। अनीमिया, जब हमारी बॉडी में जो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है, आरबीसी की कमी होनी शुरू हो जाए, डिक्रीज होने शुरू हो जाए, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाए, HB हीमोग्लोबिन की कमी आ जाए, तब ये जो है अनीमिया हमारी बॉडी में होता है। आरबीसी कम हो, हीमोग्लोबिन कम हो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन भी कम जाती है, जिसकी वजह से जो है अनीमिया हमारी बॉडी में होता है। ठीक है। बीमारी होती है, ब्लड डिसऑर्डर होता है। अनीमिया किसकी वजह से होता है? अनीमिया जो है बॉडी में आयरन, लोहे की कमी से होता है, आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है। और आयरन डेफिशिएंसी के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है? विटामिन B12, विटामिन B12। ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिस्थीमिया। सेकेंड टाइप इज पॉलिस्थीमिया। पॉलिस्थीमिया क्या होता है? पॉलिस्थीमिया होता है जब हमारी बॉडी में अननेसेसरीली जो है आरबीसी काउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो है इंक्रीज, तेजी से इंक्रीज होना शुरू हो जाए, बढ़ने शुरू हो जाए, तो उस बीमारी में हमें पॉलिस्थीमिया होता है। ठीक है। अब बात करते हैं थैलेसीमिया। व्हाट इज थैलेसीमिया? क्या होता है? ये जो है जेनेटिक्स, हेरिडिटरी होता है, या तो माँ या बाप बाप जो है पीड़ित रहता है इससे पहले से ही, हेरिडिटरी, आइदर पेरेंट, कोई एक माता या पिता जो है जब पीड़ित हो। ठीक है। तो बच्चे में भी वो हो जाता है। इसके अंदर जो है पहले से ही अनीमिया होता है, जो ग्रसित होता है थैलेसीमिया से, उसको पहले से ही अनीमिया होता है बॉडी में, हैव अनीमिया
ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं। अल्फा टाइप, बीटा टाइप, अल्फा टाइप, बीटा टाइप, ये क्या होते हैं? अल्फा टाइप, अल्फा टाइप में एब्सेंस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन्स कंट्रोल्ड बाय 16 नंबर क्रोमोसोम। जब 16 नंबर के क्रोमोसोम में जो है, जो चेन उससे कंट्रोल होती है, जिसे कहते हैं अल्फा ग्लोबिन चेन, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज अंदर ही चलती रहती है, जो कि अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स जो है करते रहते हैं। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डीएसएसबी या फिर जो अदर एग्जाम्स है स्पेशल एजुकेशन के, उनसे रिलेटेड जो है पढ़ाई शुरू करेंगे। उनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में हम पढ़ना वहाँ डिटेल में तब पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी आप को जो है रिवीजन वीडियो या फिर एक मतलब जो है क्विक व्यू चाहिए अपने सिलेबस का, जिससे कि आप अच्छे नंबर लेके आ सके। ठीक है, तो उसके तरीके से ये इतना इनफ है। हमारी बॉडी में जो है 16 नंबर क्रोमोसोम जो है एक फंक्शन करता है, वो कंट्रोल करता है अल्फा ग्लोबिन चेन को। ठीक है, तो वो जब बंद हो जाए, एब्सेंट हो जाए, वो हो ना, तो उस स्थिति में जो है हमें अल्फा टाइप जो है थैलेसीमिया होता है। बीटा टाइप क्या होता है? बीटा टाइप में जो है डिफेक्ट होता है, कमी होती है बीटा ग्लोबिन चेन में, और ये कंट्रोल होता है, कंट्रोल्ड बाय बीटा ग्लोबिन चेन। कौन कंट्रोल करता है? 11 नंबर क्रोमोसोम। और ये ज्यादा सीरियस होता है, सीरियस देन अल्फा। मतलब कि जो बीटा टाइप है ये ज्यादा डेंजर होता है, डेंजरस होता है अल्फा से। इसके अंदर क्या होता है? बीटा ग्लोबिन चेन्स में जो है कमी होती है, और बीटा ग्लोबिन चेन जो है कंट्रोल की जाती है 11 नंबर क्रोमोसोम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर क्रोमोसोम जो है कंट्रोल करता है बीटा ग्लोबिन चेन को। तो उसमें जब कमी आ जाए तो उससे होता है हमें बीटा ग्लोबिन, बीटा टाइप थैलेसीमिया। ठीक है, और ये ज्यादा खतरनाक होता है अल्फा से। अब बात करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, विच इज हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। ये क्या होता है? ये होता है जब हमारी बॉडी में खून के जो है थक्के जमने शुरू हो जाए, क्लॉट जमने शुरू हो जाए, या फिर बहुत भारी मात्रा में खून निकले, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, एक्सेस ब्लीडिंग, खून बहता चला जाए बॉडी से, या फिर खून के थक्के जमने शुरू हो जाए बॉडी में, ब्लड क्लॉट स्टार्ट, तो उस कमी से जो है हमें हीमोफीलिया होता है। और ये हीमोफीलिया भी जो है जेनेटिक, माता पिता से जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जीन्स में जब जो है कमी आ जाती है तो उससे जो डेवलप हो जाता है वो होता है हीमोफीलिया। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, ये 3 टाइप का होता है, 1 2 3। फर्स्ट टाइप क्या है? क्लासिक। सेकंड टाइप क्या है? क्रिसमस। लास्ट टाइप क्या है? हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी। इसके अंदर क्या होता है? क्लासिक में होता है, हमारी बॉडी में फैक्टर्स भी होते हैं, तो जब 8 नंबर के फैक्टर में कुछ कमी आ जाए, डेफिशिएंसी इन फैक्टर 8, 8 नंबर के फैक्टर में जब कुछ कमी आ जाए तो वो होता है क्लासिक हीमोफीलिया। ठीक है, क्रिसमस में क्या होता है? फैक्टर
9 में कमी आती है, फैक्टर 9 प्रॉब्लम, फैक्टर 9 में जब कमी आए तो उससे होता है क्रिसमस हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया सी क्या होता है, इसके अंदर होता है फैक्टर 11 में कमी आ जाए, फैक्टर 11 प्रॉब्लम, तो वो होता है हीमोफीलिया सी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, एसएलडी के बारे में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और उसके टाइप्स के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में, और ये किस वजह से होती है, कौन सी एज में होती है, हर एज में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ा, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ा, टाइप्स के बारे में पढ़ा, ब्लड डिसऑर्डर्स, खून में जो कमी कमी होती है उनके बारे में पढ़ा, और टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर such videos. Thank you.